हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल, जो हमारी सीरीज है यूट्यूब पर। और इसका ये 25th वीडियो है, 25वां वीडियो है। और जैसा आपको पता है, हमने आपसे कह रखा है कि बीपीएससी 67वीं के लिए हम टोटल 30 वीडियोज का एक पैकेज लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आज हम अपने टेस्ट सीरीज के कुछ रैंडम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं और इससे आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि कितने लेवल की आपकी तैयारी अचीव हो चुकी है, कहां पर कितना एफर्ट डालना है और किस कंप्रिहेंसिव मैनर में चीजों को जानना सही होता है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन गलत ना हो, आप उसके लिए तैयार रहें। बिना किसी देर के हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, और ये है Which of the following former Viceroy of India was mandated by Britishers to transfer the power to India by June 30th, 1948? यानी वो कौन से वायसराय थे भारत के जिनको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमांड दे रखा था, ऑर्डर दे रखा था कि 30 जून 1948 तक भारत के हाथ में पावर सौंप देना है। और ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेन, लॉर्ड लिनलिथगो और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। डेट तो ये 30 जून 1948 तक है, बाई है, लेकिन उससे पहले कभी भी ट्रांसफर हो जाना था। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। और इसके लिए जो पूरा का पूरा काम दिया गया था वो दिया गया था माउंटबेटन, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान काफी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सवाल से आपको यह सीख लेनी है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं आजादी के पहले के भारत में, तो उस समय ब्रिटिशर्स का कौन सा प्रतिनिधि था हमारे यहाँ। कभी वो गवर्नर कहलाया, कभी गवर्नर जनरल कहाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, सब जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ, या कुछ भी इस तरीके का अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। और ये पावर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एडवांस में ही ट्रांसफर कर दिया गया, ये आप समझ गए। और जुलाई 4, 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माउंटबेटन के इनपुट के आधार पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जुलाई 4, 1947 को। और एक फोर्टनाइट के अंदर अंदर इसे पास कर दिया गया। और यहां पर बात साफ हो गई थी कि यहां इंड हो रहा है ब्रिटिश रूल का 15 अगस्त 1947 को। और यहां पर दो देशों के बारे में बात की गई। डोमिनियन स्टेटस था उस समय के लिए भारत और पाकिस्तान के पास, और ये यहां पर ये अलाउ किया गया था कि वो कभी भी सिसिड कर सकते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। और आगे चल के 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिकन कंट्री के रूप में बन जाते हैं, हम संप्रभु हो जाते हैं, सोवरेन हो जाते हैं, अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। समझ गए? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं, और यह है शतूश। शतूश एक तरीके का ऊल है, ऊनी वस्त्र जो होता है इसे बनाया जाता है। और ये ऊन ऑब्टेन किया जाता है इंडियन एंटीलोप के फर से। इसमें से वो कौन सा इंडियन एंटीलोप है, यानी किस हरिण या हिरन की प्रजाति के बाल से, फर से शतूश ऊन प्राप्त किया जाता है। स्वैम्प डियर, यानी जिसको बारहसिंगा कहते हैं, या हंगुल, या फिर चीरू, या फिर हिमालयन मस्क डियर। ये मेनली ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, कस्तूरी मृग के रूप में जाना जाता है। अपने खास तरीके के एरोमा के लिए ये जानी जाती हैं। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीरू। चीरू जिसको कि तिब्बतियन एंटीलोप भी कहा जाता है, और जो उसके गर्दन के आजू बाजू में जो फर होता है उस ऊल से शतूश तैयार किया जाता है। और ये एक तरीके का एंटीलोप है, आप जान गए। और ये जो चीरू है करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। तिब्बतियन एंटीलोप जान ही गए कि कहा जाता है ट्रीलेस स्टेपी टाइप के वेजिटेशन में, ग्रासलैंड्स में।
और अक्साई चीन के क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस के हिसाब से बात करें तो ये रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज के कैटेगरी में आते हैं। पोचिंग जो है ये मेजर थ्रेट है इनके जान के जाने का। खैर इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब हम एक पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल है कि जो 103वां 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, किस इशू से? रिजर्वेशन कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, या फिर रिफॉर्म्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, या एलिमिनेशन ऑफ मॉब लिंचिंग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहां पर 10% कोटा की बात की गई थी, रिजर्वेशन कोटा की बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 103वां संविधान संशोधन एक्ट है यानी अधिनियम है वर्ष 2019 का है, और वो इंपावर किया था स्टेट्स को कि वो प्रोवाइड करे 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरियों में और शिक्षा में, जैसे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, इन जगहों पर। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके वजह से यानी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वजह से किन किन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ा, तो आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 15 में, और वो अलाउ किया स्टेट्स को कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस other than minority educational institutions under article 31 under article 30 section 1। और यहां पर एक नया क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 16 में, और यहां पर बात की गई, ये अलाउ किया रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट अंडर द स्टेट। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 15, 16। वैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन पर आए दिन सवाल तो पूछे ही जाते हैं। आजकल आपको पता है कितना ज्यादा ड्रग्स, नारकोटिक्स और बॉलीवुड सुर्खियों में रहा, चर्चे में रहा, तो उस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है। और उससे मिलता जुलता एक सवाल हम आपके सामने लाए हैं। एक टर्म है गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट यानी अर्ध चंद्रकार जो शेप हुआ, तो गोल्डन क्रेसेंट जो है ये नॉट रिलेटेड है। इनमें से किस देश से इसका इत्तेफाक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा गया है, यहां भी लोग मार खा जाते हैं। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जब ओपीएम वगैरह की बात होगी तो ये दो तरीके के टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे, एक गोल्डन क्रेसेंट और एक है गोल्डन ट्रायंगल। ये भारत के दोनों तरफ है। यहाँ इंडिया का पोजीशन हो गया, तो इंडिया के वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट, इंडिया यहां पर है तो इंडिया के वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट और इंडिया के ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल। काफी अच्छे से आपको जान लेना होगा। इन कंट्रीज का लोकेशन देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ गोल्डन क्रेसेंट लिखा हुआ है, और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम के क्षेत्र में गोल्डन ट्रायंगल। ये ड्रग्स के लिए क्षेत्र जाने जाते हैं। यहाँ पर आपसे सवाल गोल्डन क्रेसेंट का था, और इसमें जो देश पड़ते हैं अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इराक नहीं है। ये समझ गए। और यही वजह है कि हमारा जो इंडिया है इतना डिस्टर्ब रहता है ड्रग्स वगैरह के वजह से, क्योंकि काफी इजिली एक्सेसिबल है इन जगहों को पहुंच जाना ड्रग्स वगैरह। और जैसे कि कुछ मूवीज जैसे उड़ता पंजाब वगैरह में कुछ कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी दिखाने का कोशिश किया गया है। आ जाते हैं अगले सवाल पे। ज्योग्राफी का सवाल है। चागोस आर्कीपेलगो से सवाल पूछा गया है। आर्कीपेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये किस ओशन में लोकेटेड है? चागोस आर्कीपेलगो। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, या अटलांटिक ओशन, या इंडियन ओशन, या आर्कटिक ओशन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये कई बार न्यूज में रहा, और न्यूज में रहने का वजह है जो लैंड राइट्स है इसको लेकर ये सुर्खियों में रहा था। यूनाइटेड किंगडम और
यहाँ पर मॉरिशस के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे। ये इस वजह से कई बार न्यूज वगैरह में रहा, आए दिन आते रहता है। और जो हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, तो इन जगहों से भी हम अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हैं। तो बात सही समझ आ गई होगी कि चागोस आर्कीपेलागो जो है ये इंडियन ओशन हिंद महासागर में लोकेटेड है। ये आप देख पा रहे हैं इंडिया का लोकेशन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चागोस आर्कीपेलागो, यानी कि इक्वेटर के ये साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है पूर्ण रूप से। अब इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी चाहिए। यहाँ पर आपको एक आइलैंड नजर आता है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री बेस बनाया था डियागो गार्सिया पर, और जो कि लार्जेस्ट है आइलैंड्स में चागोस आर्कीपेलागो का। और 1971 से ये इकलौता अटॉल जो है डियागो गार्सिया का, उस पर लोग जो है वो वास करते हैं, निवास करते हैं, और ओनली मिलिट्री एंड सिविलियन कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल्स ही यहाँ रहते हैं, यानी नॉर्मल लोगों का लाइफ स्टाइल यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जो वहाँ के नेटिव्स थे, जिनको चागोसियंस नेटिव कहते हैं, उनको वहां से खदेड़ दिया गया, प्रिवेंट किया जाता है कि वो इस आइलैंड पे नहीं रिटर्न होके आ सकते हैं। और जो सोवरेनिटी है चागोस आर्कीपेलागो का, ये डिस्प्यूटेड है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में। अगले सवाल पर आ जाते हैं, और यहां पर आपको सही मैच कराना है। ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। सेपरेशन का मेथड और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कौन सा सही विधि होगा सेपरेट करने का। क्या इवोपरेशन जो तरीका है उससे सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट को सी वाटर से? सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या सेपरेट कर सकते हैं क्रीम को मिल्क से? डिस्टिलेशन, क्या इसे सेपरेट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को नमक से? और सब्लिमेशन, क्या इसे अलग कर सकते हैं अल्कोहल को वाटर से? और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां पर कुछ ऑप्शन सही है और कुछ गलत है, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ई हो जाएगा, नहीं एक से अधिक सही है। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो सब्लिमेशन की बात की गई है ये सही नहीं है। सब्लिमेशन जो है वो होता है अमोनियम क्लोराइड का, और सॉल्ट का अगर मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए आप सब्लिमेशन मेथड यूज करेंगे। और डिस्टिलेशन जो है, जब दो चीजों का अलग अलग इवोपरेशन पॉइंट होता है, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है, और फिर उसमें डिस्टिल करके सेपरेट किया जा सकता है अल्कोहल को वाटर से। तो ये डिफरेंस है, आप समझ गए। अगले सवाल पे चलते हैं। A day and night match between India and England has started at 2 PM in London. लाइव टेलीकास्ट जो इस मैच का है वो इंडिया में इंडिया के टाइम से कितने बजे देखने को मिलेगा? ये जो सवाल है, यहां पर एक जगह का नाम दिया गया है कि मैच हो रहा है लंदन में। कब शुरू हुआ है? दोपहर में 2 बजे 2 PM। इस सवाल में सीधे सीधे आपसे ये जानने का कोशिश किया जा रहा है कि क्या आप ग्रीनविच मीन टाइम को जानते हैं, जीएमटी को जानते हैं, और क्या आपको पता है कि जीएमटी जो है, ग्रीनविच जो जगह है, वो लंदन के काफी पास में है। और आपको ये पता है कि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे एडवांस चलते हैं, प्लस में है हम, क्योंकि हम पूरब में है, ईस्ट वर्ड है। तो हमें कितने बजे लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा इंडियन टाइम से? तो 2 PM में जब 5.5 यानी 5.5 घंटे ऐड कर लेंगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट, यानी 7:30 शाम को PM में हमें यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देखने मिलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 7:30 PM। आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। जीएमटी से पूरब पश्चिम में कैसे टाइम बढ़ता है घटता है, ये कैलकुलेशन का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। बस बहुत ज्यादा आइडिया ना रहे, इंटरनेशनल डेडलाइन का कंसेप्ट रहे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है ये भी मिलता जुलता है इसी कंसेप्ट से। कहा गया है कि इफ यू आर स्टैंडिंग एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो आपका टाइम जोन क्या होगा? कितने घंटे आगे आप पीछे रहेंगे जीएमटी से, ग्रीनविच के टाइम से, लंदन के टाइम से? सवाल बहुत सिंपल है, और यह ईस्ट कहा गया है और पूरब हमेशा आगे रहता है। चूंकि अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे कि हम जीएमटी से ईस्ट में है। 60 डिग्री आपको पता है कि 15 डिग्री जो है वो होता है 1 घंटे के बराबर। 2
लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का फासला होता है। यहां पर टोटल लॉन्गिट्यूड्स का जो संख्या है 60 है, तो 60 इंटू 4 इज इक्वल टू 240। यही हुआ ना, 240 मिनट्स, 240 मिनट का मतलब क्या हुआ कि ये 4 आवर्स की बात हो गई, 4 घंटे हो गए। यानी कि ये जो भी जगह है वो 4 घंटे आगे रहेगा, एडवांस रहेगा, अहेड रहेगा जीएमटी से। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, 4 आवर्स अहेड ऑफ जीएमटी ग्रीनविच टाइम। एक सवाल ये हो सकता है कि 4 मिनट का ही क्यों फासला होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, ये भी देख लेते हैं। देखिए टोटल हम धरती को 360 लॉन्गिट्यूड्स में बांट के देखते हैं और हमारे पास पूरा जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। एक बार में पूरा चक्कर जो है धरती लगा लेती है 24 घंटे में। तो 24 आवर्स को अगर मिनट में बदल दिया जाए तो ऐसे लिखेंगे 24 घंटा गुने 60, तो ये इतना मिनट हो गया। अब टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स है, यही तो एक बार में ना अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है 360, तो ये 360। अब हम देखते हैं, इसको ऐसे कटा देते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है कि 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स, दो देशांतर के बीच में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये जियोग्राफी के ही संदर्भ में है। यहां दो टर्म्स हैं, बर्चन्स और सैफ। ये किस तरीके के लैंड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे? अगर आपने एनसीईआरटी का क्लास 11 का बुक पढ़ा है या फिर सर्टिफिकेट जियोग्राफी जो है, जो गो चोंगलियोन और मार्गन वाली जो बुक है, अगर उसको सही से आपने पढ़ा है, देखा है एक बार, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि ये डेजर्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, ये सैंड ड्यून्स के प्रकार है। तो सैंड ड्यून्स जो है क्या होता है, वो एक्युमुलेशन है, गैदरिंग है सैंड ग्रेन्स का, वो अलग अलग शेप में आके गैदर होता है अलग अलग जगहों पर। तो इस तरीके से सैंड ड्यून्स बनते हैं। जो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी ऐसे चंद्रमा के शेप में, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ऐसे क्रिसेंट शेप जो होते हैं उनको बर्चन्स कहते हैं। और जो सैफ होता है वो तलवार की तरह होता है, शॉर्ट विंग की तरह, और सैफ का मतलब ही तलवार होता है अरबिक में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बर्चन्स होते हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से सैफ होता है, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के विंड मूवमेंट के वजह से बनते हैं। ये बेसिक सा मतलब टर्म हो गया। तो इस सवाल से ये आपको सीख लेनी है कि यहाँ पर जो भी है, जैसे केव्स में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट या फिर टील, अरेट, सर्क, टर्न, वैली हो गई तो वी से वैली, आई से वैली, यू से वैली, ये सारे जो भी मिलते जुलते टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपको देख लेना होगा। कास्ट टोपोग्राफी किसको कहते हैं एंड ऑल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एसोसिएटेड विथ इंटरनल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। कि जो इंटरनल प्रोसेस, आप जानते हैं कि ये जो हमारी धरती है इसमें दो तरीके के एजेंट्स काम कर रहे हैं, कुछ बनाने वाले एजेंट्स हैं और कुछ काटने वाले एजेंट्स हैं जो छटाई कर रहे हैं। इंटरनल एजेंट्स जो है वो लैंड फॉर्म को क्रिएट करने में लगे हैं और एक्सटर्नल एजेंट्स जो है उसके एब्रेशन में लगे हैं। इसके अलग अलग एजेंट्स हैं जो कटाई छटाई कर रहे हैं, इरोजन का काम कर रहे हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए और भी बहुत कुछ। और जैसे कि जो माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये सब कैसे हो रहा है? ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ जो मैग्मा है इसके वजह से। आपको यही पूछा गया है कि इंटरनल प्रोसेस के वजह से इसमें से किस किस चीज का निर्माण होता है। माउंटेन बिल्डिंग क्या इंटरनल प्रोसेस से होता है? बिल्कुल होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने समझा इसे। वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्वियसली, डेनुडेशन और विदरिंग, ये दोनों जो है ना वो एक्सटर्नल एजेंट्स के वजह से होता है। डेनुडेशन एंड विदरिंग आर एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक करेक्ट है, ए और बी इसका सही जवाब हुआ। एक्सटर्नल प्रोसेस जो है ये सरफेस पर काम करता है, यानी कि सरफेस ऑफ क्रस्ट पे काम करता है, और इंटरनल प्रोसेस जो है वो इंटीरियर लेयर्स में काम करता है और इससे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज, माउंटेन बिल्डिंग, अपलिफ्टमेंट, सिंकिंग, ये सारे प्रोसेस होते हैं। जो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब गिवन बिलो स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऋग्वेदा।
जो 42वीं बीपीएससी थी उसमें भी ऋग्वेदा से पुरुषार्थ वगैरह से सवाल पूछा गया था। तो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से देख लेना होगा। कोई भी जो गाइड है या हमारे चैनल पर भी इन चीजों को अच्छे से कवर किया गया है, एक बार जरूर देख कर ही आप एग्जाम में जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, किसमें कितने हाइम्स वगैरह हैं, इसके रिसाइट करने वाले को क्या कहते थे, जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये सब कुछ जो है ना, इस पर तरीके के सवाल हर बार पूछे गए हैं और आपको तैयार रहना होगा। पहला स्टेटमेंट है द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, जिनको सूक्त कहा जाता है। क्या ये बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये हाइम्स है ये कंपोज किए गए हैं बोथ मेन एंड वीमेन के द्वारा। क्या ये बात सही है? तीसरा कि जो ये ऋग्वेद है ये रिसाइट किया जाता था और हर्ड किया जाता था रेदर देन रीड, कि पढ़ाई का उस समय तरीका नहीं था, लोग बोलते थे, सामने वाले सुनते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चीजें चल रही थी। चौथा है कि जो ऋग्वैदिक हाइम्स हैं वो प्रेज में थे, यानी कि एक तरीके से तारीफ करते थे महर्षियों के और ऋषियों के। क्या ये बात सही है? और पांचवा स्टेटमेंट इनमें से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, यानी इसमें से कोई अब बताना है कि क्या इसमें कोई स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है ना ये गलत है। क्यों गलत है? ये प्रेज तो करता है, तारीफ करता है, गुणगान की गई है, लेकिन ऋषियों की नहीं, महर्षियों के नहीं, बल्कि गॉड के, गॉडेस के, खासकर अग्नि, इंद्र, शुभ रस वगैरह का जिक्र है वहां पर। एक तरीके का ड्रिंक है, स्पेशल ड्रिंक है जो कि तैयार किया जाता था। ऋग्वेदा का कंसेप्ट है कि आज से 3500 साल पहले उसको कंपोज किया गया है और इसमें 1000 से अधिक हाइम्स हैं जिनको सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब होता है सु मतलब अच्छे कहे हुए बात, यानी वेल सेड स्टेटमेंट्स, है ना। और यहाँ पर गॉड को प्रेज किया गया है, वही जो कि बहुत जरूरी थे ह्यूमैनिटीज को, जैसे कि आग का बहुत ज्यादा रोल है, बारिश का, पानी का बहुत ज्यादा रोल है, तो इन्हें बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेज किया गया है। वहां पर मेन एंड वीमेन दोनों मिलके इन हाइम्स को तैयार किए हैं। तो इससे यह भी पता चलता है कि उस समय बहुत हद तक जेंडर इक्वालिटी रही होगी सोसाइटी में, महिलाओं के पास भी पढ़ाई लिखाई करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी रही होगी। अगला जो ये सवाल है इसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि वन प्लेनेट सिटी चैलेंज जो है ये प्रोग्राम है किसका? द नेचर कंजर्वेंसी का, या यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, या फिर ग्रीन पीस का, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जवाब आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल पर आते हैं। अंडर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इंडिया ने टारगेट किया था माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, यानी कुपोषण रहित भारत। ये किस साल तक हमें अचीव कर लेना है? साल 2030 तक, या 2025, या 2020, या 2022, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2022। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको कि पोषण अभियान कहते हैं, इसके लिए ये चलाया गया था। और यहाँ पर जो टारगेट है मिशन का कि जो बच्चों में स्टंटिंग है उसको कम करके लाना है, जो एक मतलब 0 ईयर से लेके 6 साल के एज ग्रुप तक है, जो 38% स्टंटिंग है उसको कम करके 25% तक ला देना है। और यहाँ पर और तरीके से बात हो गई। और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। और यहाँ पर आंगनवाड़ी की जो सुविधा हो गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, या फिर स्कीम जो है एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए, किशोरी बच्चियों के लिए, एसएजी जिसको कहते हैं, जन औषधि केंद्र वगैरह हो गए, स्वच्छ भारत मिशन, या फिर उदय योजना वगैरह, सब कुछ है, बहुत सब कुछ किया जा रहा है प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, मदर्स के लिए, लैक्टेटिंग वीमेंस के लिए, बच्चों के लिए। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको शॉर्ट में आईसीडीएस कहते हैं, ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे देश के डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। और ये बच्चों में स्टंटिंग कम करेगा, अंडर न्यूट्रिशन को कम करेगा, प्रिवेलेंस जो है बच्चियों में खासकर एनीमिया का उसको कम करेगा, ये सब कुछ। और जो लो बर्थ वेट है उसको भी रिड्यूस करने का हमारा टारगेट है वर्ष 2022।
जब वर्ष 2022 का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपके साथ एक और टर्म साझा कर लूं, उत्कर्ष 2022। ये स्ट्रेटेजी है, किसके द्वारा ये तैयार किया गया है और किसके लिए है? क्या ये आरबीआई के द्वारा लाया गया कुछ टर्म है, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का है, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो उत्कर्ष 2022 जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इन लाइन है। और स्ट्रेटेजी जो है ये 2019 में अनाउंस किया गया था। 3 साल का रोडमैप था, जो कि सुपरविजन के लिए था और सेंट्रल बैंक्स वगैरह के द्वारा जो सुपरविजन किया जा सके इसके लिए था। और जो विजन स्टेटमेंट्स था इस फ्रेमवर्क का कि म्यूचुअली रीइंफोर्स किया जाए और गाइडेंस जो है वो आरबीआई का मिलता रहे 3 वर्षों के लिए। तो 2022 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर कुछ भी क्वेश्चंस जो है इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो एक टर्म आपको याद रखना होगा। चलिए एक पंचायती राज से सवाल, और आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशंस थे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। केएम चंद्रशेखर कमेटी, या भानु प्रताप सिंह कमेटी, या बलवंत राय मेहता कमेटी, या अजय विक्रम सिंह कमेटी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब आप कहेंगे कि अजय विक्रम कमेटी किसके लिए था? तो फास्टर प्रमोशन ऑफ आर्मी, फास्टर प्रमोशन इन आर्मी, इसके लिए। भानु प्रताप सिंह कमेटी ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स के लिए, और केएम चंद्रशेखर कमेटी जो हो गया ये थे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रेशनलाइजेशन। ये सब कुछ पंचायती राज सिस्टम जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने बात की थी 3 टियर सिस्टम की, और ये वर्ष 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया। 3 टियर कौन कौन से हुए? तो विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत हो गए, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समितियां हो गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। इस तरीके से ये काम करता है। क्या आप बता सकते हैं कि 2 टियर सिस्टम का बात किसके द्वारा किया गया था पंचायती राज सिस्टम में? अगले सवाल पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ नेशनल वाटरवे 1 passes through विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इन बिहार? आप नेशनल वाटरवेज देखते होंगे, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर तरीके तरीके के सवाल भी बनते हैं। लेकिन यहां पर यह सवाल है कि जो भारत में बिहार में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड है, वो नेशनल वाटरवे के किस स्ट्रेच में पड़ता है? प्रयागराज से गाजीपुर वाले में, या गाजीपुर से बाढ़ तक वाले में, या फरक्का से हल्दिया में, या सुल्तानगंज कहलगांव में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? अगर थोड़ी सी इसमें लिटिल कॉमन सेंस यूज की जाए तो समझ जाएंगे कि ये बात भागलपुर के क्षेत्र की हो रही है। और भागलपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज ये सब तो टर्म्स रोज आए दिन अखबारों में नजर आता है। तो जो सुल्तानगंज कहलगांव स्ट्रेच है नेशनल वाटरवे 1 का, इसी में गैंगेटिक डॉल्फिन जो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है ये लोकेटेड है। ये टोटल स्ट्रेच जो है ये वाल्मीकि गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का, ये करीब 50 किलोमीटर का है। सुल्तानगंज से लेके कहलगांव, बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। सन 1991 में इस सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया गया था, और ये इंडिया का इकलौता सेंचुरी है जहां पर कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं हमारे पाए जाते हैं सेंचुरी में। और यहाँ पर पहले बहुत मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई थी। इन स्पाइट ऑफ दिस यहाँ पर इनके नंबर्स में इजाफा हुआ है, और इसको लेकर भी हमने चर्चा किया था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल डॉल्फिन ही मिलते हैं, कुछ इंडियन ऑटर मिलते हैं, घड़ियाल है, फ्रेश वाटर टर्टल्स, ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन्स की बात हो ही रही है तो शेड्यूल 1 में ये आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से, और इनको क्लासिफाई किया गया था वर्ष 2006 में 310 IUCN के रेड बुक लिस्ट के हिसाब से। और 5 अक्टूबर वर्ष 2009 को पहली मीटिंग थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की, जहां पर कि इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर टर्म है मैत्री भारती हिमाद्री।
भारत में ये 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं किसके संदर्भ में? क्या ये विलेज नॉलेज सेंटर्स है, या ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट है, या फिर इंडियन अंटार्कटिक रिसर्च बेस है, या फिर कंपोनेंट है सिक्योर हिमालय प्रोग्राम के, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भारत के रिसर्च बेस है, रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल के पास में। ठीक है, तो इस पर इस तरीके से सवाल, जो भी नए डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये सब कुछ आप थोड़ा देखते रहेंगे, इन आवर में जरूर रिवाइज करके जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन करेंट अफेयर से देखते हैं। Which person from Bihar has been awarded the International Teacher Award in China recently? हाल ही में चाइना में किस बिहार के व्यक्ति को इंटरनेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, मनीष सिन्हा, मणिकांत चौरसिया, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। और इनको ये अवार्ड जो है दूसरी बार मिल रहा है। ऑनर पहली बार 2018 में किया गया था, और ये बिहार के वेस्ट चंपारण के निवासी हैं। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि हाल ही में हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एसोसिएशन? अमरेंद्र यादव, राजदेव सिंह, हरेंद्र नाथ त्रिपाठी, मनीष शेखर सिन्हा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजदेव सिंह। इनको अभी हाल में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एसोसिएशन का। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और कहां कहां आपको इफर्ट लगाना है, इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा। तैयारी के लेवल का भी पता चलता रहता है, खुद का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और इन क्वेश्चंस में आपके कितने सही स्कोर हुए, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग